नमस्कार। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान, लेकर शहर की बड़ी खबरें, यानी कि शहर शहर बड़ी खबर, जहां पर जिन खबरों का सरोकार सीधा आपसे है। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के मजबूत होते रिश्तों की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत से जापान का आध्यात्मिक और साथ ही आत्मीय रिश्ता भी है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आखिर कैसे भारत ने कोरोना महामारी में दुनिया को वैक्सीन सप्लाई की। प्रधानमंत्री ने चीन पर भी निशाना साधा और कहा कि क्वाड से चीन परेशान दिखाई पड़ता है और हताश भी दिखाई पड़ता है। जल्दी जल्दी से एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, क्वाड स्पेशल। Japan has come out of the immemorial East like a lotus blossoming in easy grace. All the while, keeping its firm hold upon the profound depth for which it has sprung. यानी कहना वो चाहते थे कि जापान कमल के फूल की तरह जितनी मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा है, उतनी ही भव्यता से वो हर तरफ सुंदरता को भी बढ़ाता है। हमारे इन महापुरुषों की ऐसी ही पवित्र भावनाएं जापान के साथ हमारे संबंधों की गहराइयों को स्पष्ट करती हैं। के शुरुआती दिनों में सामने है, और ये जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था, वहां आया है, यहां क्या है। किसी को पता नहीं था इसको कैसे हैंडल किया जाए, और न वैक्सीन भी नहीं थी, और न इस बात का कोई आइडिया था कि वैक्सीन कब तक आएगी। यहां तक कि इस बात पर भी डाउट था कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल था। उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी। जब वैक्सीन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन्स अपने करोड़ों नागरिकों को भी और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। और टोक्यो के बाद रुख करते हैं भारत का, जहां पर आज मौसम ने रुख बदला है। तेज आंधी और बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर तेज आंधी के चलते पेड़ टूट गए और बारिश के चलते रोड पर पानी भर गया। किसानों का मानना है कि तेज आंधी और साथ ही बारिश से आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, और लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है। एक छोटा सा रिपोर्ट। तेज आंधी और बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हम लखनऊ में मौजूद हैं और आपको बता दें, तेज आंधी और बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से ज़रूर राहत मिली है। जो पारा लगभग 40 के ऊपर पार चला गया था, अब उसमें गिरावट हुई है। लगभग 10 डिग्री तापमान कम हुआ है। इस वक्त डेली की तरह अगर देखा जाए तो पारा जो है 40 के ऊपर रहता था, पर आज बारिश और तेज़ आंधी आई है, जिसके चलते जो पारा है वो 10 डिग्री कम हुआ है। 30 डिग्री के पास पारा पहुंच गया है। तेज तूफान से कई जगह रोडों पे पेड़ भी गिर गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ साथ रोडों पे पानी भी भरा हुआ है। जो भीषण गर्मी लगातार पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब आज जो बारिश हुई है उससे लोगों को गर्मी से ज़रूर राहत मिली है, पर जो किसान हैं उनका कहना है कि तेज़ आंधी और तूफान और बारिश के चलते उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, आम की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है, पर कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से ज़रूर राहत मिली है।
लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अबू तलहा। और शहर शहर बड़ी खबर में लखनऊ के बाद अब जम्मू कश्मीर शहर की बारी है। जम्मू निगम में एक ड्राइव के तहत दुकानों के बाहर पड़े सामान को जब्त कर लिया गया। स्कूटर मैकेनिक की दुकान के बाहर पड़े हुए स्कूटर भी जम्मू नगर निगम ने उठाकर अपने पास रख लिया। म्यूनसिपालिटी के अनुसार अगर हम बात करें तो उनको बार बार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा सारा सामान आज जब्त कर लिया गया जो भी सड़क पर पड़े थे। और अब खबर जदयू की। जेडीयू के सभी विधायकों को 72 घंटे तक पटना में रहने वाली खबरों को लेकर जदयू नेता श्रवण कुमार ने इसको खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि खबर कैसे चल रही है ये समझ में ही नहीं आ रहा। राज्यसभा चुनाव को लेकर जदयू के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया है, तो वहीं फिर से पार्टी में किसी तरह की कोई असमंजस की स्थिति भी नहीं है। फिर आखिर ये किस तरह की अफवाह है, किस तरह की खबर है? कोई इस तरह की खबर नहीं है और कोई निर्देश नहीं है और पता नहीं कहां से हवा में खबर चलती रहती है, तो हम लोग के समझ से भी परे हो जाता है। तो ये खबर बेबुनियाद है, सच्चाई से इसका कोई संबंध नहीं है। और इस तरह की खबर चलाने वाले जो हमारे टेलीविजन्स हैं, मीडिया के जो साथी लोग हैं, उनको भी कम से कम पहले पूछताछ कर लेना चाहिए कि ये इस तरह की खबर है कि नहीं। तो इस तरह की खबर से समाज में एक तरह से पैनिक फैलता है, तो इस तरह की पैनिक फैलाने की आवश्यकता नहीं। और खबर बिहार से ही है। मगध महिला कॉलेज में महिला छात्रावास का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। 7 मंजिला ये छात्रावास होगा जिसमें सुविधाएं काफ़ी होंगी, जो कि लैस भी है। और इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इस उपलक्ष्य में मौजूद रहे। और लुधियाना के रेखी चौक पर हाई वोल्टेज ड्रामा तब हुआ जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने रोककर उन्हें हेलमेट न पहनने पर चालान काट दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली कर पंजाब पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर बदसलूकी का आरोप भी मढ़ दिया। हम आपको बता दें कि लगातार ये जो ड्रामा है वो काफ़ी घंटों तक सड़क पर, लुधियाना के सड़क पर चला और ऐसे में बीजेपी के नेताओं ने पंजाब पुलिस पर ही काफ़ी आरोप मढ़ दिए। तो ये लुधियाना में हाई वोल्टेज ड्रामा आपने देखा। अब बात करते हैं जाति जनगणना पर जारी बहस की और इस मुद्दे पर बीजेपी को दोष देने वाले कुछ क्षेत्रीय दलों की। इस मुद्दे पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने बयान जारी किया है। एक बार सुनवा देते हैं। देश के कई राजनीतिक दल जो वंशवादी राजनीति, जातिवादी राजनीति को प्रश्रय देती है, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप कर रहे हैं जाति जनगणना के विषय पर। देश के कई क्षेत्रीय दल जाति जनगणना को एक पॉलिटिकल पैंडोरा बॉक्स के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। इन दलों से पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना के अलावा उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है क्या? इन दलों को नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय नहीं दिखते हैं क्या? और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि आगामी 29 मई को अब हरियाणा बदलेगा। रैली प्रदेश की तस्वीर भी बदल देगी। निकाय चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल होगा, इसमें बीजेपी पूरी तरह से परास्त होगी। तो वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा गया, इन्हें हराने के लिए बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांग्रेसी लीडर ही काफी हैं। मई को सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कैसे हरियाणा की बेरोजगारी खत्म हो, कैसे हरियाणा का गुंडा राज खत्म हो, कैसे हरियाणा का भ्रष्टाचार खत्म हो, कैसे हॉस्पिटल सुधरे,
कैसे 24 घंटे बिजली और पानी मिले, कैसे किसान की आय बढ़े, कैसे महिलाएं बराबरी का अधिकार पे चलें। अरविंद जी आ रहे हैं इस रैली की तैयारी के लिए। लगभग 200 से ऊपर मीटिंग हम हरियाणा के विभिन्न विधानसभाओं में, विभिन्न जिलों के अंदर कर चुके हैं। और अब शहर शहर बड़ी खबर में खबर करगिल से जहां प्रशासन में 18 से लेकर 59 साल के नए सभी प्रखंडों में कोविड-19 की बूस्टर डोज वैक्सीन शुरू की गई है। करगिल के सीएमओ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ने लाभार्थियों से टीकाकरण केंद्र आने और साथ ही उनकी बूस्टर खुराक लेने का आग्रह किया ताकि सभी एक साथ स्वस्थ होकर, सुखी होकर जीवन जी सके। एलिजिबल, नॉन एलिजिबल हमारे जो लोकल जितने भी हमारे जो बेनिफिशरीज हैं जिनको बूस्टर डोज लगने हैं अभी, क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे पास वैक्सीन डोज ऐसे थे जिनका एक्सपायरी नियर, तो हमें यूटी से अभी इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन आया है कि इस चीज़ को ज़ाया होने मत दे दो। जो हमारे लोकल जितने भी बेनिफिशरीज है जो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, उन्हें हम कवर कर रहे हैं। और साथ साथ में भी हमारे करगिल में एक चीज़ और भी अच्छी की कि टैक्सी स्टैंड पर लगाया, तो क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स में जो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स है, बस ड्राइवर्स है और साथ में शॉपकीपर्स है, उनके कवरेज होने अभी थोड़ी सी बाकी रहा था। तो यहाँ पे इस वैक्सीनेशन साइट पे उनके अलावा जो बूस्टर डोज लगाने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स का जो सेकंड डोज है जिनका अभी ड्यू हुआ है, वो भी आके यहाँ पे वो ले रहे हैं। और राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस राज्यसभा सीट को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा सीट को लेकर अपनी जो स्वाभाविक दावेदारी है वो भी बताई है, क्योंकि जेएम के पास एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है। हालांकि इन सबसे परे गठबंधन के एक साझा उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल की चर्चा भी राजनीतिक गलियारे में जोरों पर है। और जहाँ तक कांग्रेस की दावेदारी का प्रश्न है, ये उनकी तरफ की बातें हैं, जबकि हमारी ओर से ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि आने वाले दिनों में जो 2019 से 24 के बीच का जो ट्रिपल अलायंस है कि राज्यसभा के 3 सीट खाली होने वाले हैं, उन तीनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी होगा। और कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी है तो लोकसभा में उनकी संख्या ज़्यादा होगी, तो उस बात पर हम लोग आज भी तय हैं। हम लोगों ने पिछली बार अपने आदरणीय गुरु जी को भेजा था, इस बार भी पार्टी अपने जो कार्यकर्ता है उनको भेजने का काम करेगी। सभा का चुनाव है, सभी चीज़ों पर विचार विमर्श चलते रहती है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, किंतु हम चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार हो, पहला कांग्रेस का हो, और उसके बाद जो अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो पहले जो लोग विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, अन्य दल के विधायक हैं, वो लोग पहले बताएं कि उनकी मंशा क्या है और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, तभी इस पर कोई निर्णय होगा ये, और तभी हम लोग कोई फैसला ले पाएंगे। और इसी बीच हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। सभी राज्यों के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, हम आपको बता दें, राज्यसभा की सीटों पर मंथन हुआ है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद से बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। साथ ही सभी राज्यों के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। ताबड़तोड़ घंटों तक ये बैठक चली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही हम आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह के बीच ये बैठक चल रही थी। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद है। हम आपको बता
बता दें कि ये जो बैठक चल रही थी वो राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा को लेकर चल रही थी और ऐसे में सभी राज्यों के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है जो पहले से हैं और कितने नए नाम होंगे जिनको एक बार फिर से राज्यसभा के सीट के लिए उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, उन्हें जोड़ा जाएगा और कौन से ऐसे नाम होंगे जो कि राज्यसभा सीट पर अभी भी हैं उन्हें एक बार फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता दीपक चौबे जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत बड़ी बैठक थी क्योंकि राज्यसभा में जितने उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा हुई है, साथ ही क्या अपडेट है आपके पास? क्या कितने ऐसे राज्यसभा सांसद होंगे जिनको कंटिन्यू किया जाएगा और कितने नामों पर चर्चा हुई है जो एक बार फिर से एक बार उनको जोड़ा जाएगा? जी प्रीति, अगर देखिए अगर बात की जाए तो करीब 5.5 घंटे से ऊपर ये बैठक चली और इस बैठक में सभी राज्यों से जो राज्यसभा आने वाले हैं उनके नामों की लगभग चर्चा पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है कि प्रधानमंत्री जापान दौरे से लौटे और उसके बाद उनको सभी नामों की जो लिस्ट है उनको दे दिया जाए, क्योंकि पहले ही होमवर्क कर लिया जाए कि कौन से राज्य से कितने आएंगे। अगर बता दूं मैं आपको कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, एमपी और महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां से राज्यसभा बीजेपी के जो है वो आएंगे और कई ऐसे जो मंत्री हैं, तो अगर बात की जाए तो 2-3 मंत्री ऐसे भी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी टर्म जो है वो खत्म हो रहा था, उसको लेकर भी चर्चा हुई कि उनको भी इस बार, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि पिछली बार राज्यसभा जो यूपी से थे पर उनको भेज दिया गया था झारखंड में, पर इस बार यूपी में भी सरकार दोबारा रिपीट करके आई है, तो यूपी से भी कई नाम ऐसे हैं जो चर्चा में चल रहे हैं, उन नामों की भी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश से भी बात की जाए या फिर झारखंड के, तो ऐसे कई नाम थे जिन पे चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। बस अब इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री जब जापान से दौरे दीपक, कितने नाम ऐसे होंगे जो राज्यसभा सांसद हैं उनको कंटिन्यू कराया जाएगा? जी देखिए, अगर बात की जाए तो ऐसा करीब 10 से 12 ही, ज्यादा नहीं, क्योंकि 10 से 12 ऐसे नाम हैं जिनको कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी पार्टी चाहती है कि नए जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए और उनको आगे के पार्टी में, संगठन में उनको जोड़ा जाए। और क्योंकि अगर बात की जाए तो कई ऐसे नेता हैं जो राज्य में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अब दिल्ली लाने की तैयारी में बीजेपी कर रही है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको अब दिल्ली लाया जाती थी। तो इस पर भी चर्चा हुई। हालांकि अभी देखिए अगर बात की जाए तो इसके बाद एक और बैठक होगी जो केंद्र संगठन की बैठक होगी या फिर उसका सीएसी होगी कि जिसमें प्रधानमंत्री खुद रहेंगे। उसके बाद ये सारी जो नामों की लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी। उसके बाद उसके अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इन उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। अगर बात की जाए प्रीति तो 10 तारीख से पहले बीजेपी अपने जो राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम है वो घोषणा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक चौबे, संवाददाता, फोन लाइन पर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पूर्व एमएलसी और साथ ही प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने आज कहा है कि पाकिस्तान घाटी में शांति भंग करना चाहता है, इसलिए पंडितों, पुलिसकर्मियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि पंडितों से अपना विरोध प्रदर्शन बंद करने की मांग की है। सोफी ने कहा कि सरकार उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयासरत है। हम सबसे पहले मेरे प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी और अशोक कोल जी और कश्मीर के 1-2 लीडर मेरे साथ थे। हम गवर्नर महोदय से मिले और उनको हमने सारी बातें उनके ध्यान में लाई और उसके बाद तुरंत कार्रवाई हुई। हर ज़िले में डीसीज की मीटिंग हुई और जहाँ जहाँ हमारा पंडित भाई कहीं फार फ्लंग एरियाज में ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहा था तो उनको जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लाया गया है और उसके साथ साथ जहाँ सिक्योरिटी पुलिस है उनको वहाँ पे लाया गया है। पंडितों की एक डिमांड है कि जम्मू कश्मीर से हमें वो अलग करे, जम्मू कश्मीर से हमें कहीं हिंदुस्तान के कोने में भेजे, बट ये मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब है कि जो गुलदस्ता कश्मीर था, जिस गुलदस्ते को 90 के दशक में बिखराया गया, तोड़ दिया गया, उस गुलदस्ते को बहाल करना। आपने देखा कि बहुत सारे पंडित हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे पंचेस हैं, सरपंच हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं और 6000 पीएम पैकेज के तहत जो यहाँ नौकरियाँ करें, उसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ से नहीं भागे। तो ये गुलदस्ता रहना चाहिए। मैं पंडित भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आपकी हर एक डिमांड को माना जाएगा और जैसे कि गवर्नर महादेव ने
उसके ऊपर बड़ा संन्यास लिया। जैसे हमारे नीतीश्वर कुमार जी गए, ड्यूकाम साहब गए, आईजी साहब गए और पंडितों के साथ बात की है। हम भी पंडितों के साथ हैं। हम भी कश्मीर के 70 लाख मुसलमान जो है पंडितों के बगैर अपने आप को अधूरा मानते हैं। तो इसीलिए मैं भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा न्यूज़ 18 के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आप थोड़ा धीरे रखिए, आपके सारे मसलों पे गौर किया जाए।